यह अजीब टोपी पहने हुए आदमी वर्गाकार मुख वाला सुअर दानव से लड़ रहा था। कुछ ही पलों में उसे नियंत्रित कर लिया। आदमी जीतकर वहां से चला गया। थोड़ा और पास आओ। क्या तुम्हारे पास छुरी है? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे? नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ। निर्बल जादूगरनी का आकस्मिक आक्रमण वाकई हास्यास्पद था। आइए अब एक नजर डालते हैं इस एक दशक के निर्माण के बाद प्रदर्शित हुई फिल्म पर। नीली कमीज पहने इस लड़के का नाम स्टीव है। उसे हमेशा से खदानों में जाने का शौक था। हर बार जब वो सामान लेकर खोज के लिए निकलता, खदान के प्रवेश द्वार पर तैनात वृद्ध उसे भगा देता। बड़ा होने पर भी उसे नीली कमीज पसंद रही। वो निरंतर अपनी अरुचिकर नौकरी दोहराता रहा। आखिरकार उस दिन उसके मन की खनन की इच्छा अधिकारी हो गई। वो एक बार फिर खदान के मुहाने पर आया। इस बार द्वार पर खड़े बूढ़े ने उसे डराकर भगाया नहीं। उसने बूढ़े की ओर झपट्टा मारा और चालाकी से छलांग लगाई। सफलतापूर्वक खदान में प्रवेश कर गया। उसने अंधेरी खदान में खोदते रहने लगा। उसे 2 चमकदार वस्तुएं मिली। उसने दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया। एक अद्भुत दृश्य उभरा। स्टीव एक जादुई दुनिया में पहुंच गया। यह एक वर्गाकार दुनिया थी। सभी जीव वर्गाकार थे। बस आपकी कल्पना शक्ति समृद्ध होनी चाहिए, तो आप यहाँ कुछ भी रच सकते हैं। स्टीव ने चुटकियों में अपने लिए 3 घर बना लिए। उसे लगा कि उसके पास साझा करने के लिए कोई दोस्त नहीं है। तभी दरवाजे के बाहर एक वर्गाकार भेड़िया प्रकट हुआ। उसने हड्डी से आसानी से उसे वश में कर लिया। उसने उसका नाम डेनिस रखा। उसे एक नया साथी मिल गया। स्टीव मुख्य दुनिया में और भी अधिक सफल हो गया। उसने और डेनिस ने कई इमारतें बनाई। जितनी अधिक इमारतें बनती गईं, उतने ही अधिक संसाधन प्राप्त होते गए। उसे यहाँ पहले कभी न महसूस की गई संतुष्टि और खुशी मिली। एक दिन तक वो और डेनिस अनजाने में एक नए आयाम में पहुंच गए। यह एक ऐसा निचला लोक था जहाँ न तो खुशी थी और न ही रचनात्मकता, जिस पर एक दुष्ट सुअर डायन का शासन था। उसने स्टीव को पकड़ लिया और उसके पास मौजूद गोलक छीन लिया। गोलक की ऊर्जा निकालकर वो मुख्य दुनिया की धूप को अवरुद्ध कर सकती थी। इस तरह वो मुख्य दुनिया के संसाधनों को लूट सकती थी। स्टीव को उसकी योजना का पता चल गया। वो मुख्य दुनिया की रक्षा करना चाहता था। डेनिस की मदद से वो भाग निकला और गोलाकार वस्तु चुरा ली। स्टीव ने देखा कि सुअर दानव पीछा कर रहा है। उसने डेनिस को गोलाकार वस्तु लेकर वास्तविक दुनिया में वापस भेज दिया और उसे वास्तविक दुनिया में अपना पता बता दिया। डेनिस सुअर दानव को पीछे छोड़ने में सफल रहा। वो सफलतापूर्वक वास्तविक दुनिया में पहुंच गया। उसने गोलाकार वस्तु स्टीव के बिस्तर के नीचे रख दी। जब तक ये गोलाकार वस्तु किसी के हाथ नहीं लगती, मुख्य दुनिया सुरक्षित रहेगी। इस दाढ़ी वाले ताकतवर आदमी का उपनाम है कबाड़ी वाला। वो कभी आर्केड गेमिंग चैंपियन था। उसने काफी बड़ी राशि के पुरस्कार जीते थे, लेकिन अब उसका जमाना गुजर चुका है और वो तंगहाली में जी रहा है। उसका गेमिंग रूम बंद होने के कगार पर है। उसे नीलामी वाली गली में भाग्य आजमाने आना पड़ा। आयोजकों ने आगामी भंडारण की जानकारी दी। नीलामी वस्तुओं में एक क्लासिक गेम कंसोल हो सकता है। उसने $900 की ऊंची बोली लगाकर इसे खरीद लिया, लेकिन अंदर कुछ और ही मिला। घरेलू सामान और 2 अज्ञात वर्गाकार वस्तुएं। इससे कबाड़ी वाला पूरी तरह टूट गया। न तो धन मिला, बल्कि $900 का कर्ज भी हो गया। वापसी के रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बदकिस्मती का यह आलम था कि पानी पीते भी दांत अटक गए। नताली अपने भाई को लेकर इस नए समुदाय में पहुंची। वो यहाँ अपना नया कार्य शुरू करेगी, क्योंकि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं। इसलिए वो अपने भाई की देखभाल की जिम्मेदारी संभालेंगी। मकान दलाल डॉन ने उत्साहपूर्वक किराए के घर की चाबी उसे सौंप दी और कहा कि कोई समस्या होने पर वो कभी भी संपर्क कर सकती हैं। किराए के घर के अंदर हेनरी ने अपने बनाए डिजाइन स्केच को देखा, क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ अजीबोगरीब विचार होते थे, लेकिन शिक्षक और सहपाठी उसे समझ नहीं पाते थे। इसलिए स्कूल में वो बहुत अकेला महसूस करता था। बहन नताली ने हेनरी को नए सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करने के लिए पिज्जा तैयार करके उसे स्कूल ले जाने को दिया। हेनरी पिज्जा लेकर स्कूल जाते हुए कबाड़ी वाले के गेमिंग रूम के पास से गुजरा। जिज्ञासावश अंदर चला गया। कबाड़ी वाले ने उसे प्रचार पत्र दिखाया और कहा कि वो उसे गेम खेलना सिखा सकता है। गेम सिखाने की फीस ₹50 प्रति घंटा थी। फिर उसने हेनरी को लालच देने की कोशिश की, लेकिन हेनरी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला था। उसने पिज्जा छोड़ दिया और स्कूल चला गया। स्कूल के उपप्रधानाचार्य ने व्यक्तिगत रूप से हेनरी से मुलाकात की और अचानक उसे अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में बता दिया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। कक्षा में कला शिक्षक भी एक विचित्र व्यक्ति थे। पाठ शुरू करने से पहले उसने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताया। हेनरी ने भ्रमित होकर अपने सहपाठियों को देखा। अन्य छात्र भी शिक्षक की ओर स्तब्धता से देख रहे थे। शिक्षक ने सभी को केला और संतरा चित्रित करने को कहा। हेनरी ने अपनी कल्पना का उपयोग किया। उसने उन्हें जेट रॉकेट में बदल दिया। शिक्षक ने देखकर उसका चित्र फेंक दिया। सहपाठियों ने भी उसे अव्यावहारिक समझा। उन्हें लगा वो बैग शायद कभी न खुले। उसने अपने विचार को सही साबित करने का निर्णय लिया। मैदान में उसने बनाई गई डिवाइस को कंकाल के पीछे बांध दिया। जैसे ही उसने हाथ में स्विच दबाया, हेनरी द्वारा बनाया गया कंकाल रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ गया। हवा में लड़खड़ाता हुआ अंततः फैक्ट्री के होर्डिंग से टकरा गया।
कला शिक्षक ने मुसीबत देखकर तुरंत भागने का प्रयास किया। हेनरी को फिर से प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया गया। उसने प्रिंसिपल से ईमानदारी से माफी मांगी। प्रिंसिपल ने अभिभावक से मिलने की मांग की। हेनरी ने कबाड़ी वाले को फोन किया। 26 रुपये में उसे अपने चाचा का रोल निभाने के लिए स्कूल बुलाया। कबाड़ी वाला हेनरी को अपने गेमिंग रूम में ले गया। कबाड़ी वाले ने उसके डिजाइन स्केच देखे। उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वो उसके जैसी प्रतिभा है। हेनरी को चिंता हुई कि उसकी वजह से उसकी बहन की नौकरी चली जाएगी। गुस्से में उसने स्केच कूड़ेदान में फेंक दिए। उसने अलमारी पर 2 अजीब वर्गाकार ब्लॉक देखे। उसे जानने की उत्सुकता हुई कि वे कैसे काम करते हैं। कबाड़ी वाले ने थैली में देखा तो एक निर्देश पत्र मिला। उस पर लिखा था, किसी भी हालत में दोनों ब्लॉक्स को एक साथ न जोड़ें। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। हेनरी ने दोनों को निर्णायक रूप से जोड़ दिया। कबाड़ी वाला निर्देश पुस्तिका पढ़ता रहा। हेनरी का हाथ धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गया। दूसरी जगह नताली ने डॉन से मदद मांगी। उसका भाई कुछ घंटे पहले ही स्कूल से निकल चुका था, लेकिन घर नहीं लौटा था। फोन भी नहीं मिल रहा था। डॉन ने कहा कि उसने फैक्ट्री का विज्ञापन बोर्ड उड़ा दिया, कहीं हिरासत में तो नहीं। नताली को तभी पता चला कि यह उसके भाई का काम था। डॉन ने उसका फोन लेकर लोकेशन चेक करने में मदद की। पता चला कि हेनरी एक परित्यक्त खदान में है। डॉन को पता था वो पता। कार में नताली को लेकर भाई को ढूंढने निकला। हेनरी और कबाड़ी वाला वर्गाकार की दिशा निर्देश पर खदान के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वहां कोई पहरेदार नहीं था। दोनों आसानी से अंदर चले गए। गहराई में जाकर एक चमकदार दरवाजा दिखाई दिया। वे उसकी जांच करने ही वाले थे। नताली और डॉन वहां पहुंच गए। उसने अपने भाई से पूछा कि उसके पास वाला व्यक्ति कौन है। हेनरी ने झूठ बोला कि वो उसका नया गुरु है। तभी हेनरी के हाथ में रखा वर्गाकार ब्लॉक नियंत्रण से बाहर होकर उसे पोर्टल की ओर खींच ले गया। सभी ने जल्दी से उसे वापस खींचने की कोशिश की। अंततः चारों मुख्य दुनिया में पहुंच गए। डॉन का पिछवाड़ा सीधा कबाड़ी वाले के चेहरे पर जा गिरा। वे संघर्ष करके उठे। उन्होंने जो देखा उससे वे हैरान रह गए। पास हरी घास, दूर बर्फीले पहाड़ और वर्गाकार जीव, हर चीज इस जगह के जादू को दर्शा रही थी। डॉन ने पूछा कि यह कबाड़ी वाला कौन है। कबाड़ी वाले ने गर्व से कहा कि वो पूर्व गेमिंग चैंपियन है। इसी बीच अचानक दूर से एक भेड़ की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग एक साथ मुड़े। देखा कि वो एक गुलाबी वर्गाकार सिर वाली भेड़ थी। कबाड़ी वाले को लगा कि यह भेड़ कार्य देने वाली है। वो आगे बढ़ा। बाकी लोग भी पीछे भागे। तभी पेड़ के पीछे से एक वर्गाकार पुरुष निकला। उत्सुकतावश अभी तक गायब न हुए पोर्टल में चला गया। सुअरलोक के निवासी सोना खोद रहे थे। सुअरलोक की डायन को जिज्ञासा हुई कि एक छोटा सुअर क्या बना रहा है। उसे अपने पास बुलाया। डायन ने उसके बनाए घर को देखकर गुस्से में चित्र फेंक दिया। छोटे सुअर को डांटकर सोना खोदने के लिए कहा। तभी आकाश में अचानक वर्गाकार छाया दिखाई दी। वो उत्तेजित होकर चिल्लाई कि उनका युग आ गया है। सुअरलोक की डायन स्टीव की जेल कोठरी में पहुंची। उसे बताओ कि गोला वापस आ गया है। डेनिस को धमकी देकर उसे गोला वापस लाने के लिए मजबूर करो। वर्गाकार पुरुष पोर्टल के माध्यम से वास्तविक दुनिया में आया। डेनिस से खदान के बाहर मुलाकात हुई। डेनिस ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। खदान की गहराई की ओर भागा। कबाड़ी वाले ने गुलाबी मेमने से कुछ बातचीत करने के बाद देखा कि अंधेरा हो चुका है। मुख्य दुनिया में दिन और रात का बदलाव बहुत तेजी से होता है। दिन बहुत सुरक्षित होता है, लेकिन रात खतरनाक होती है। अचानक आग वाले तीर दूर से उनकी ओर छोड़े गए। चारों भागे और पीछे से कंकाल उनका पीछा करते रहे। भागते समय कबाड़ी वाला गलती से एक बड़े गड्ढे में गिर गया। हेनरी ने अनजाने में एक खंभे को टक्कर मार दी। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कुछ प्रयोग किए। इस संसार के जादुई रहस्यों का पता चला। कल्पना शक्ति से अपनी इच्छानुसार सभी वस्तुएं बना सकता है। उसने तेजी से एक ऊंची इमारत बनाकर बाहरी कंकालों को रोक दिया, लेकिन अनजाने में गोलाकार वस्तु बाहर छूट गई। कबाड़ी वाला चुपके से एक गड्ढे में छिप गया। कंकालों को दूर जाते देखा। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कबाड़ी वाला विस्फोट में उड़ गया। गुलाबी भेड़ को कंकालों द्वारा फाड़ते देखा। डरकर तुरंत भागा। हेनरी दूर से जोर से उसे पुकार रहा था। कबाड़ी वाला हेनरी की ओर दौड़ा। उसे गिरा हुआ गोलाकार वस्तु मिली और उठा ली, लेकिन कंकाल ने तीर मारकर गिरा दिया। उसने आधा गोला उठाकर ऊंचे टावर की ओर भागा, लेकिन अंदर जाना असंभव था। वो ज़ॉम्बी द्वारा दीवार के कोने में घिर गया। इस समय हेनरी ने एक दरवाजा बनाया, उसे अंदर खींच लिया और फिर ऊंचे टावर को बंद कर दिया। तभी एक चमकता हुआ क्रीपर आ धमका। उसने इमारत में एक बड़ा छेद कर दिया। अनगिनत राक्षस ऊंचे टावर में घुस आए। चारों को छत के एक कोने में धकेल दिया। ठीक इस नाजुक पल में स्टीव प्रकट हुआ। उसने आसानी से उन राक्षसों को खत्म कर दिया। दिन निकला और सूरज उगने के बाद ये कंकाल राक्षस पल भर में जल उठे। दुनिया फिर से सुरक्षित हो गई। स्टीव ने सभी को अपना परिचय दिया और अपने साथी डेनिस के बारे में पूछा। हेनरी ने कहा कि उसने डेनिस को नहीं देखा। स्टीव ने उन्हें गोला सौंपने को कहा। नताली ने कहा ये घर वापसी का सिग्नल है, इसे नहीं दिया जा सकता। स्टीव ने उन्हें बताया अब गोला आधा बचा है और वास्तविक दुनिया में वापस नहीं जा सकते। केवल दूसरा आधा गोला ढूंढने से ही संभव है। उसने हेनरी को बचा हुआ गोला अपने पास रखने को कहा। वो उन्हें गोला ढूंढने और घर वापसी का रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने स्टीव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साथ मिलकर बचे हुए गोले की खोज शुरू की। स्टीव ने कहा कि पहले कुछ उपकरण तैयार करने होंगे। उन्हें मध्य बंदरगाह गांव ले गया। उसने सबको बताया कि यहाँ उसने एक छुपे हुए खजाने का स्थान खोजा था और समझाया कि
गली में खड़े हुए धीमी गति से चलने वाले मध्य बंदरगाह गांव के निवासी हैं। वे शांतिवादी हैं और पहले हमला नहीं करते। उनसे व्यापार कर आवश्यक सामान प्राप्त किया जा सकता है। स्टीव ने उन्हें यहाँ के सामान्य ज्ञान से अवगत कराया। तभी एक मुकुट पहने हुआ छोटा सुअर प्रकट हुआ। स्टीव ने हेनरी को संकेत दिया, यहाँ तुम्हारे सभी सपने साकार हो सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, और उसके बनाए गए रक्षा टावर की प्रशंसा की। तभी दूर से एक विशाल लोहे के सिर वाला व्यक्ति आता दिखा। सभी डरकर चिल्ला उठे। स्टीव ने सबको बताया कि यह आयरन गोलम है, गांव का पुलिस वाला समझो। जब तक गांव वालों को परेशान नहीं करोगे ये हमला नहीं करेगा। स्टीव उन्हें अपनी चिकन ग्रिल दुकान पर ले गया। उन्हें लावा से चिकन पकाने का तरीका दिखाया। सुअरलोक की डायन ने अपने विश्वासपात्र सेनापति चुगा को बुलाया। उसे बताया कि स्टीव ने उसके साथ विश्वासघात किया है। बाहरी लोगों को अपनी चिकन दुकान पर ले गया। उसे योद्धाओं को लेकर गोला छीनने भेजा। डायन ने उन्हें जादुई औषधि दी। पीने के बाद मुख्य संसार में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जड़ नहीं होंगे। नताली ने पूछा कि दूसरा अर्धगोला कैसे ढूंढा जाए। स्टीव ने बताया कि अंधकार में जंगल में विशाल लाल मशरूम के पीछे छिपा है। नताली को वो स्थान अत्यंत खतरनाक लगा। उसने असली नक्शा लेने की सलाह दी। वो अपने भाई को सुरक्षित बाहर निकालना चाहती थी। स्टीव को लगा कि हेनरी प्रतिभाशाली है, उसे खोज करने देना चाहिए। खैर, वास्तविक दुनिया में हालात थोड़े अलग हैं। रचनात्मक बच्चे जिम में आखिरी चुने जाते हैं। वे बदमाशों की लंच टेबल पर बैठते हैं, उन्हें तंग किया जाता है। हेनरी ने बहन की बात सुनकर दुखी हुआ। नताली ने समझाया कि वो जानबूझकर उसका अपमान नहीं कर रही थी, लेकिन उसने बेपरवाही दिखाते हुए पीछे मुड़कर चले जाना स्वीकार किया। डॉन नताली को सांत्वना देने आया। बोला कि उसे नक्शा बेचने वाली एक जगह मिली है और उसने उसे साथ चलकर देखने का निमंत्रण दिया। स्टीव हेनरी और कबाड़ी वाले को अपने भंडारगृह में ले आया। यहाँ अनेक विचित्र सामग्री और उपकरण थे। कबाड़ी वाले को एक एंडर पल मिला। स्टीव ने उसे बताया कि यह छोटा गोला उसे फेंके गए स्थान पर तुरंत पहुंचा सकता है। ये सुनते ही कबाड़ी वाले ने तुरंत परीक्षण किया। निस्संदेह प्रभाव अद्भुत था। स्टीव ने कहा कि उसके पास बस यही एक था और यूं ही बर्बाद हो गया। उसने दोनों को वर्कबेंच के पास ले जाया। हेनरी आंखें फैलाकर सामने के दृश्य को देख रहा था। कबाड़ी वाले ने संचालन करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उसने वर्कबेंच पर 2 बड़े लोहे के ड्रम बना दिए। हेनरी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह कैरिबियन समुद्री डाकुओं के नंचाकू जैसा है। कबाड़ी वाले ने उसे उठाकर 2 बार घुमाया। हेनरी ने वर्कबेंच पर काम करना शुरू किया। उसने उस पर कई तत्व रख दिए। हथौड़ा उठाकर एक चोट में टोट स्टार्टर बना दिया। कबाड़ी वाला अकेले स्टीव से बात करने लगा। उसने दूसरे को शेष बचे गोले दिखाए। स्टीव को बताया कि वो हीरो के बदले ये गोले ले सकता है। नताली और डॉन नक्शा बेचने वाली जगह पर पहुंचे। अभी अपना उद्देश्य बताया ही था, तभी चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सुअरात्माओं की सेना ने गांव पर हमला कर दिया। मोग अपने साथियों के साथ गांव में घुस आया। बेखौफ होकर तबाही मचाने लगा। गांव वाले इधर उधर भागने लगे। स्टीव ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। मेंगा ने कहा कि उसे बस गोला प्राप्त करना है। स्टीव ने तलवार निकालकर अपना अधिकार जताया। तभी कबाड़ी वाला अपना डबल बैरल लेकर आगे आया। उसे अपनी क्षमता साबित करने की तीव्र इच्छा थी। नतीजतन लहराते हुए उसने गलती से स्टीव को चोट पहुंचा दी। वो मेंगा की ओर झपटा। प्रतिद्वंदी ने उसे कुछ ही चाल में जमीन पर पटक दिया। हेनरी ने अपना हथियार उठाया। उसने सटीक प्रहार से सुअर दानव को गिरा दिया। नताली और डॉन ने भी जवाबी हमला शुरू किया। दोनों ने मेज पलटी और हथियार उठाकर सुअर दानव से मुकाबला किया। ये दोनों कबाड़ी वाले से कहीं अधिक सक्षम लग रहे थे। कबाड़ी वाला एक बार फिर मौके से जमीन पर आ गिरा। जैसे ही वो आत्मसमर्पण करने के लिए गोला निकालने वाला था, आयरन गोलेम प्रकट हुआ। उसने मेंगा को पकड़कर दूर फेंक दिया। मूर्छित स्टीव अंततः होश में आया। वो हेनरी और कबाड़ी वाले को लेकर शहर की दीवार की ओर भागा। नताली ने हेनरी तीनों को देखा, परंतु दूरी अधिक होने के कारण मिल नहीं पाए। डॉन ने समझाया कि अभी सीधी टक्कर लेने का समय नहीं है, पहले यहाँ से निकलकर हवेली में मिलना होगा। हेनरी तीनों अंततः शहर की दीवार पर पहुंच गए। स्टीव ने दोनों के इलेक्ट्रिक विंग डिवाइस सक्रिय किए। उन्हें दूर स्थित पहाड़ी पर जाने को कहा। हेनरी अपनी बहन को ढूंढना चाहता था। कबाड़ी वाले ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जब हेनरी समुद्र में गिरने ही वाला था, तभी इलेक्ट्रिक विंग डिवाइस ने काम करना शुरू किया। कबाड़ी वाले ने ये देखकर छलांग लगाई और अपना डिवाइस सक्रिय किया। स्टीव के पास केवल 2 ही डिवाइस थे। पीछा करते हुए सुअर दानवों को देखकर वह भी कूद पड़ा। सौभाग्य से वो कबाड़ी वाले के ऊपर गिरा। कबाड़ी वाले की सवारी करते हुए उड़ान भरी। आकाश में सुअर दानव गर्म हवा के गुब्बारे पर सवार थे। लगातार उन पर अग्नि गोले दाग रहे थे। स्टीव ने हेनरी के साथ अलग-अलग दिशाओं में बढ़ने का सुझाव दिया। दोनों अलग-अलग दिशाओं में उड़ गए। सुअर दानव ने एक छोटा सुअर दानव छोड़ा, जिसने हेनरी के पैर को पकड़ लिया। वो इस छुटकारा न पा सकने वाले छोटे सुअर दानव के साथ हवा में टकराता रहा। इस ओर स्टीव और उसके साथी को भी मुश्किल हुई। सामने सुअर दानवों द्वारा लगाए गए विशाल जाल से टकराए। सौभाग्य से बीच में एक छोटा छेद था।
लेकिन उनकी वर्तमान मुद्रा में उससे निकलना असंभव था। दोनों ने हवा में अपनी स्थिति बदली, सिर को नितंब से सटाकर की गई मुद्रा से जाल से सफलतापूर्वक निकल गए। हेनरी ने रॉकेट फुलझड़ी का उपयोग कर पैर से छोटे सुअर दानव को झटक दिया, लेकिन खुद नियंत्रण खोकर कबाड़ी वाले से टकरा गया। तीनों एक दूसरे को थामे नीचे गिरे। गिरने से पहले कबाड़ी वाले की बाल्टी से टकराकर गति धीमी हुई। दो प्रेमी पांडाओं के पास जा गिरे। नताली और डॉन नदी किनारे पहुंचे। मानचित व्यक्ति नाव लेकर जा चुका था। दोनों की पुकार को अनसुना कर दिया। नताली ने कुदाल से जोर जोर से जमीन खोदना शुरू किया। जादुई घन निकालकर पानी में फेंका। परिणाम स्वरूप वो नाव में नहीं बदला। दोनों को बस भागकर किसी अन्य उपाय के बारे में सोचना था। वास्तविक दुनिया में वर्गाकार पुरुष सड़क पर आया। आते जाते वाहनों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। सड़क के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। तेज रफ्तार कार से टकराकर उड़ गया। कार रुकी और एक महिला उसकी ओर दौड़ी। वो प्रधानाचार्य निकली। उसने वर्गाकार सिर देखकर स्तब्ध रह गई। उससे अपने खिलाफ मुकदमा न करने का अनुरोध किया। वो उसे रात का खाना खिला सकती थी। मुख्य दुनिया के अंदर स्टीव ने दोनों को बताया। दुष्ट सुअरलोक डायन सुअरों पर शासन करने वाली रानी थी। ये सभी सुअर उसके गुर्गे थे। फिर उन्हें डायन के बचपन की कहानी सुनाई। जवान डायन का सपना विश्वस्तरीय नर्तक बनने का था, लेकिन नरक के सुअरों ने उसके नृत्य का मजाक उड़ाया। उनका मानना था कि उसकी सृजनात्मकता खुशी नहीं ला सकती। तभी से उसने हर प्रकार की रचनात्मकता से नफरत करना शुरू कर दिया। अगर उसे ये गोला मिल गया तो वो मुख्य दुनिया को नष्ट कर देगी। स्टीव ने कहा कि वो उसे गेंद नहीं देगा, लेकिन डेनिस को बचाने के लिए इस गोले का उपयोग करना होगा। उसे अभी भी लगता था कि डेनिस पर डायन का कब्जा है। जनरल मोंगा असफल होकर लौटा। डायन बेहद क्रोधित हुई। मोंगा ने डायन से एक और मौका देने की विनती की। डायन ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और अपने नौकरों को जानवर को बाहर लाने का आदेश दिया। असामान्य रूप से मजबूत सुअर दानव को देखकर डायन ने उत्साहित होकर कहा कि यही उसका अंतिम हथियार है। जानवर उधम मचाता हुआ डायन के पास पहुंचा। मोंगा ने दुखी होकर पूछा कि क्या उसे निकाल दिया गया है। अगले ही पल जानवर ने उस पर हमला कर दिया और वो सुअर के मांस का टुकड़ा बन गया। डायन ने उसे गोला ढूंढने का आदेश दिया। जानवर ने गर्जना कर आदेश स्वीकार किया। मुख्य दुनिया में फिर से अंधेरा छा गया। नताली और डॉन ने ज़ोंबी लोगों से लड़ते हुए बातचीत की। उसने सोचा कि उसने अपने भाई की अच्छी तरह रक्षा नहीं की, माँ के निर्देश पूरे नहीं किए। वास्तव में वो स्वयं को अभी भी बड़ा नहीं समझता था। डॉन ने सोचा कि उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, लेकिन अपने सपनों का पीछा करना बंद कर दिया। बातचीत के दौरान ही पीछे से एक गुर्राहट की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक वर्गाकार भेड़िया वहाँ खड़ा था। डॉन ने नताली के हमले को रोक दिया। उसने जमीन से हड्डी उठाई और सावधानी से उसकी ओर बढ़ी। हड्डी को उसके मुंह में डाल दिया। पल भर में भेड़िया विनम्र हो गया और छोटे दिल निकालने लगा। डॉन ने उसकी गर्दन पर एक पट्टा देखा। नाम था डेनिस। हाँ, ये स्टीव का अच्छा दोस्त डेनिस था। डॉन ने पूछा कि क्या वो स्टीव को ढूंढ सकता है। डेनिस ने सिर हिलाया और आगे आगे चलने लगा। दोनों तुरंत उसके पीछे हो लिए। स्टीव तीनों लाल पत्थर की खदान पर पहुंचे। उसने दोनों को बताया कि अंदर चमकती वस्तु लाल खनिज है। यह ऊर्जा संचारित कर सकता है और पागलपन भरे उपकरण बना सकता है। कबाड़ी वाला निराश हो गया। उसे लगा था ये हीरे की खान है। स्टीव ने कबाड़ी वाले को पीछे आने को कहा। बताया कि उसने यहाँ पहले कुछ जाल बनाए थे। ये कहते ही कबाड़ी वाले के पैरों तले अजीब आवाज हुई। दुर्भाग्य से वो जाल में फंस गया और हमला झेला। तभी गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला। अंदर जाकर उन्होंने ढेर सारे हीरे देखे। हेनरी ने पूछा क्या हमें गोला ढूंढना नहीं था, हीरे क्यों खोज रहे हैं। स्टीव ने माफी भरे अंदाज में हेनरी को समझाना चाहा। बाहर से गर्जना सुनाई दी और पत्थर उड़ने लगे। स्टीव ने चिल्लाकर माइनकार्ट की दिशा में भागने को कहा। तीनों माइनकार्ट में कूद गए। माइनकार्ट चली और तीनों को तेजी से आगे ले गई। स्टीव ने कहा कि आगे एक सुरक्षित लॉकर है, लेकिन माइनकार्ट कुछ दूर जाकर रुक गई। ये रेडस्टोन में ऊर्जा की कमी के कारण हुआ। स्टीव ने मशाल जलाई। सामने क्रीपर से भरा हुआ था। पीछे से जंगली जानवर भी नजदीक आ रहे थे। उन्हें जल्दी से रेडस्टोन ट्रैक पर पहुंचना था। कबाड़ी वाला मजबूरी में उतरकर माइनकार्ट को धकेलने लगा। आखिरकार आखिरी पल में माइनकार्ट रेडस्टोन ट्रैक पर पहुंची। अचानक गति बढ़ने से पीछे के जानवर और पिलन्स पीछे रह गए। पीछे विस्फोट होते खदान को देखकर तीनों ने उत्साहित होकर चीखें मारी। अस्थायी रूप से सुरक्षित होने के बाद हेनरी ने कबाड़ी वाले से सवाल किया। हमें किसी हीरे की जरूरत नहीं है। उसने उसे स्वार्थी और नीच बताया। कबाड़ी वाले ने आरोपों का सामना किया। उसने खुलकर कहा कि उसे हीरे की सचमुच जरूरत है। वो दिवालिया हो चुका था और संकट से उबरने के लिए पैसों का मोहताज था। उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त थी और वो खुद को नाकामयाब मानता था। सबसे बुरी बात ये थी कि वो बिल्कुल अकेला था। उसका कोई दोस्त नहीं था। हेनरी ने उसकी बात सुनकर कहा कि वो अकेला नहीं है, वो खुद उसका दोस्त है। उसकी बात सुनकर कबाड़ी वाला भावुक हो उठा। तीनों ने आगे बढ़ना जारी रखा। वास्तविक दुनिया में प्रिंसिपल वर्गाकार पुरुष को लेकर रेस्तरां में खाने गई। वर्गाकार पुरुष के चेहरे के हाव भाव देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने उसे अपनी शादी की स्थिति के बारे में बताया। उसे लगा कि उसके पूर्व पति में वर्गाकार पुरुष जैसा इतना व्यक्तित्व नहीं था, इसीलिए उनका तलाक हुआ। मुख्य दुनिया के अंदर स्टीव तीनों जंगली मेंशन के सामने पहुंचे। उसने दोनों को बताया कि बस मेंशन में प्रवेश करना होगा। धरती क्रिस्टल प्राप्त करने से वे वास्तविक दुनिया में वापस जा सकते हैं। फिर उसने दोनों को मेंशन की मूलभूत जानकारी दी। पहली मंजिल पर वार्डन लोड किए गए थे। मूलतः सभी कुल्हाड़ी वाले हत्यारे थे। दूसरी मंजिल पर इल्यूशनिस्ट थे। उनकी रक्षा करने वाला कौशल काला जादू था।
हेनरी ने कबाड़ी वाले के टोकने पर असंतोष जताया। उसे योजना में बाधा न डालने की चेतावनी दी। कबाड़ी वाले ने हेनरी से माफी मांगी और बचा हुआ आधा गोलाकार भाग उसे दे दिया। हेनरी ने देखा कि वास्तव में उसने ही बचा हुआ आधा गोलाकार चुराया था। उसने उसे अब तक का सबसे खराब इंसान बताया। स्टीव ने दोनों के झगड़े को बीच में ही रोक दिया। उन्हें अपना प्रदर्शन ध्यान से देखने को कहा। उन्हें बताया कि तीसरी मंजिल पर ट्रॉफी कक्ष है। पृथ्वी क्रिस्टल यहीं अंदर संरक्षित है, लेकिन यहाँ सबसे शक्तिशाली प्रेरी तैनात हैं। उन्हें चेतावनी दी कि उससे मिलते समय कभी भी उसकी आंखों में न देखें। हेनरी ने स्टीव को याद दिलाया, क्या पहली मंजिल तक जाने का या दूसरी मंजिल के लिए सीढ़ियां खिड़की बनाई जा सकती हैं, ताकि चुपके से घुसकर पृथ्वी क्रिस्टल छीन सकें। स्टीव ने हामी भरी, पर पहली मंजिल के संरक्षकों का ध्यान भटकाने के लिए किसी को भेजना होगा। अंततः स्टीव और कबाड़ी वाला वेश बदलकर पहली मंजिल का दरवाजा खोला। दोनों ने हास्यास्पद वस्त्र पहने पागलों जैसा अभिनय किया। ज़ोंबी प्रहरियों का ध्यान आकर्षित किया। हेनरी चुपके से दूसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने दरवाजे के पीछे छुपकर एक ज़ोंबी प्रहरी की गश्त से बचा और तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर भागते हुए 2 ज़ोंबियों ने उसे देख लिया। वो चिल्लाया और तीसरी मंजिल की ओर भागा। पहली मंजिल पर दोनों छिपने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। हेनरी गलियारे के अंत में स्थित कमरे में घुस गया। जल्दी से अपनी कल्पना शक्ति से दरवाजे पर 2 ताले लगा दिए। अब उसे कमरे को देखने का समय मिला। उसने देखा कि पूरा कमरा अलग-अलग बक्सों से भरा था। इतने कम समय में यहाँ अर्थ क्रिस्टल ढूंढना बहुत मुश्किल था। स्टीव और कबाड़ी वाले को ज़ोंबियों ने रिंग में धकेल दिया। स्टीव को बांध दिया गया। कबाड़ी वाला मुकाबले की तैयारी करने लगा। उसे लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक मुर्गी है। ये तो बहुत आसान होगा। जब वो हमला करने ही वाला था, आकाश से धीरे धीरे एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा उतरा। आकाश में बक्सा खुला और उसमें से एक ज़ोंबी खिलाड़ी कूदा। उसने मुर्गे पर संतुलित ढंग से लैंड किया। पता चला कि यह मुर्गा सवार था। उसने क्रूर अभिव्यक्ति बनाकर कबाड़ी वाले की ओर धावा बोला। कबाड़ी वाला बचने का समय न पाकर टकराकर गिर पड़ा। वो संघर्ष करते हुए अभी उठा ही था। प्रतिद्वंदी ने उस पर छलांग लगा दी। चाहे वो कितना भी झटके, वो उसे नहीं उतार पाया। मुर्गा सवार ने दोनों हाथों से कबाड़ी वाले पर प्रहारों की बौछार कर दी। आखिरकार कबाड़ी वाले ने जोर लगाकर उसे दूर फेंक दिया। कोई और हरकत करने के पहले ही मुर्गा छलांग लगाकर कबाड़ी वाले के पैर में काटने लगा। इसी बीच मुर्गा सवार ने रेलिंग की प्रतिक्रिया बल का उपयोग किया। एक झटके में कबाड़ी वाले को जमीन पर गिरा दिया। तीसरी मंजिल के अंदर हेनरी अभी भी धरती के क्रिस्टल ढूंढ रहा था। उसे एक बक्से के अंदर वो मिल गया। एक क्रिस्टल कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। कई बक्से लगातार खोले, पर अभी तक नहीं मिला। नीचे मुकाबले के मंच पर कबाड़ी वाला मुर्गा सवार से हारकर चकरा गया। हेनरी को कमरे के अंत में आखिरकार एक अकेला बक्सा दिखाई दिया। उसे लगा कि धरती क्रिस्टल यही है। धीरे धीरे आगे बढ़कर बक्सा खोला। सचमुच बक्से के अंदर धरती क्रिस्टल पड़ा था। हेनरी ने राहत की सांस ली। धरती क्रिस्टल उठाया और अब अपने हाथ में बचे आधे टुकड़े से जोड़ने ही वाला था। तभी पीछे एक एंडरमैन आ गया। नीचे मंच पर कबाड़ी वाला फिर से मुर्गा सवार द्वारा उछाल दिया गया। कबाड़ी वाला रेलिंग की ओर रनकर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। दौड़ते हुए आते मुर्गा सवार को देखा। उसने रस्सी खींची और एक बार में मुर्गा सवार को उछाल दिया। मुर्गा सवार गिरने के बाद दुखी होकर रोने लगा। कबाड़ी वाला दया से भर गया और हमला रोक दिया। स्टीव चिल्लाया, धोखे में मत आओ, इस बच्चे का दिल शैतान जैसा है। कबाड़ी वाला यकीन नहीं कर पाया और सावधानी से मुर्गा सवार के पास गया। कहा कि यह तो बस एक प्यारा बच्चा है। अचानक मुर्गा सवार ने मुड़कर उसके हाथ पर काट लिया। इस बार कबाड़ी वाला को भारी नुकसान हुआ और वो सुअर की तरह चिल्लाया। ऊपर हेनरी स्टीव की चेतावनी भूल गया और लंबे एंडरमैन से आंखें मिला ली। कबाड़ी वाला सामने आकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, छोड़ दो। फिर बहन ने शिकायत करते हुए कहा कि सब कुछ उसी की गलती है। इसके बाद स्टीव ने भी उसे छोड़ने की सलाह दी। हेनरी के डिजाइन पेपर को चूल्हे में फेंके जाने के बाद वो अचानक चौंक गया। ये सब एंडरमैन के प्रभाव से उत्पन्न हुई माया थी। हेनरी ने कुल्हाड़ी उठाई और एंडरमैन पर वार किया। दोनों आपस में भिड़ गए। नीचे मंच पर कबाड़ी वाला पूरी तरह हार गया। उसने संघर्ष छोड़ दिया और निष्प्राण सा जमीन पर पड़ा रहा। मुर्गा सवार उत्तेजित होकर चिल्लाया। स्टीव ने अपने दांतों से अपने बंधन काट डाले। मुर्गा सवार खंभे से कूद पड़ा। कबाड़ी वाले को अंतिम प्रहार देना चाहता था। आखिरी पल में स्टीव ने रस्सी काटी और आगे बढ़ा। सिर से जोरदार टक्कर मारकर मुर्गा सवार को धकेल दिया। स्टीव ने सिर हिलाया और गर्व से खड़ा हो गया। ऊपर हेनरी और एंडरमैन का युद्ध अभी भी जारी था। उसके असंख्य वारों के बाद अंततः इस एंडरमैन को समाप्त कर दिया। एंडरमैन को एक एंडर पल मिला। उसने कुल्हाड़ी से जोरदार वार किया। फर्श में एक छेद बनाने के लिए तैयार हो गया। अखाड़े पर स्टीव ने कबाड़ी वाले को खींचकर उठाया। कबाड़ी वाले ने उसे धन्यवाद दिया। स्टीव ने कहा कि ये दोस्तों का कर्तव्य है। तभी हेनरी काटे गए छेद से अखाड़े पर गिरा। स्टीव ने जल्दी से पूछा, क्या उसे अर्थ क्रिस्टल मिला? हेनरी ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने वहाँ से निकलना शुरू किया। तीनों पुल पर भागे। देखा कि सुअरलोक की डायन अपने साथियों के साथ बहुत देर से इंतजार कर रही थी। डायन ने उन तीनों को मूर्ख बताकर मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे जानवर को हरा दिया? मैंने पहले ही एक नया जानवर बना लिया है। दोनों पक्षों ने धमकियां देना शुरू कर दिया। स्टीव ने चिल्लाकर कहा कि उनका शासन समाप्त होने वाला है। डायन ने जवाब दिया कि यह तो अभी शुरुआत है। ये कहकर उसने अपनी जादू की छड़ी बढ़ाई और हेनरी के बैग से गोलाकार वस्तु खींच ली। स्टीव ने ये देखकर चिल्लाया, नहीं, लेकिन गोलाकार वस्तु पहले ही डायन के हाथ में आ चुकी थी।
फिर उसने अपने सैनिकों को मारने का आदेश दिया। वो खुद गोलाकार वस्तु लेकर उड़ गई। इसी बीच एक एक करके सुअर आत्माएं अपने विमानों से उतरने लगी। वे तीनों पुल पर आगे पीछे से घिर गए। संकट के इस क्षण में कबड्डी वाले ने हेनरी को पकड़कर सुअर आत्माओं के विमान पर फेंक दिया। स्टीव ने एक छलांग मंच बनाया और सफलतापूर्वक कूद गया। अब पुल पर सिर्फ कबड्डी वाला बचा था। सुअर आत्माएं विस्फोटक लिए उसके पास आती जा रही थी। स्टीव ने चिल्लाकर कहा कि वो कूदकर ऊपर आए, लेकिन उड़न खटोला लगातार ऊपर उठता जा रहा था। कबड्डी वाला अब ऊपर कूदने में असमर्थ था। उसने हेनरी को हौसला दिया कि वो जरूर कर लेगा। अपनी बहन को वास्तविक दुनिया में वापस ले जाओ। इस बार कबड्डी वाला एक हीरो बनने वाला था। उसने अपनी कुर्बानी देने की तैयारी भी कर ली थी। उसने अपना गुलाबी धूप का चश्मा पहन लिया। अंतिम लड़ाई शुरू हो गई। धमाके की आवाज के साथ पुल उड़ गया। कबड्डी वाला भी गायब हो गया। अभी दुखी होने का समय नहीं था। उड़न खटोला एक बड़े पेड़ से टकराया और दोनों जमीन पर गिर गए। हेनरी और स्टीव दोनों बेहोश हो गए। कुछ ही देर में एक भेड़िया स्टीव के चेहरे को चाट रहा था। स्टीव जब उठा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो उसका अपना प्यारा दोस्त डेनिस था। वो इतना खुश था कि उसके शब्द अस्त व्यस्त हो गए। पूछा कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा। पास खड़े डॉन ने बताया कि यह एक भेड़िया है। इसकी सूंघने की क्षमता तीव्र है। गंध के आधार पर ही उसे ढूंढ लिया। उन दोनों को बेहोश पाकर बचा लिया गया। स्टीव ने देखा हेनरी अभी भी लेटा हुआ है। उसकी हालत पूछी। नताली ने जवाब दिया कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस बहुत थकान है, उसे अच्छे से आराम की जरूरत है। ये सुनकर स्टीव ने राहत की सांस ली। फिर पूछा कि यह जगह कहाँ है। वो डॉन के साथ घर के बाहर आया और घर देखने लगा। पता चला कि यह नताली और डॉन द्वारा बनाया गया घर है। उसने दोनों की सृजनात्मकता की सराहना की। आखिरकार हेनरी की आंखें खुली। नताली ने भाई को गले लगाकर अपनी चिंता जताई। हेनरी भी अपनी बहन को खोने के डर से बहुत भयभीत था। नताली और उसके साथियों को कबाड़ी वाले के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। इसी समय डायन ने गोलाकार वस्तु को विशेष उपकरण में रख दिया। ऊर्जा छीनना शुरू कर दिया। यदि रोका नहीं गया तो जल्द ही वो सूर्य को ढकने की क्षमता प्राप्त कर लेगी। इस तरह मुख्य संसार अंधकार में दुनिया में बदल जाएगा। नीचे का लोक जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। सारा सोना भी उनका हो जाएगा। लूटी जा रही ऊर्जा के साथ आकाश धीरे धीरे और अधिक अंधकार में होता जा रहा है। असंख्य सुअर आत्माएं नीचे के लोक से बाहर निकल आएं। मुख्य संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए अब एकमात्र उपाय वो गोलाकार वस्तु प्राप्त करना है। स्टीव और कुछ लोगों ने सहमति बना ली। इस बार ये लड़ाई कबाड़ी वाले के लिए थी। उसने सभी को पहले खनन करने और फिर सामान बनाने को कहा। कुछ लोगों ने बहुत ही जल्दबाजी में एक युद्धपूर्व प्रोत्साहन किया और कार्रवाई शुरू कर दी। हेनरी ने अपने डिजाइन के खाके निकाले। सबसे पहले पर्याप्त लोहे के इंगोट चाहिए। नताली और डॉन ने मिलकर पर्याप्त लोहे के इंगोट तैयार किए। दूसरी चीज थी फुर्तीले जूते। सहयोग से स्टीव के संग्रह में वे मौजूद थे। फिर जरूरत थी रेडस्टोन लावा से पहरेदारों को उड़ाने की। डॉन ने एक ही वार में सफलता पाई और कंकाल की हड्डी डेनिस को दे दी। साथ ही बड़ी मात्रा में हीरे चाहिए थे। ये काम अनुभवी खनिक स्टीव ने पूरा किया। पर्याप्त हीरे मिल जाने के बाद नताली ने एक हीरे की तलवार बनाई। सभी उपकरण प्राप्त हो जाने पर स्टीव ने मुख्य संसार को बचाओ कहते हुए कार्रवाई शुरू की। सुअलोक की डायन शहर की दीवार पर खड़ी होकर उसके सैनिकों ने युद्धपूर्व तैयारियां की। उसके आदेश के साथ ही सुअर आत्माओं ने मुख्य दुनिया को नष्ट करने का अभियान शुरू किया। मध्य बंदरगाह गांव हेनरी ने कई लोहे के गोलेम बनाए और उन्नत संस्करण वाले गोलेम जनरल डायन ने लोहे के गोलेमों की सेना को देखा पर बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उन्हें गुस्सा न दिलाया जाए तो वे खुद हमला नहीं करेंगे। बस उनसे बचकर निकल जाना ही काफी था। तभी एक सुअर आत्मा के हाथ से तीर फिसल गया और वह तीर गोलेम जनरल को लग गया। डायन का खून खौल उठा। गुस्साए हुए गोलेमों ने हमला शुरू कर दिया। छोटे छोटे सुअर आत्माओं की लोहे के गोलेमों से कोई तुलना नहीं थी। खासकर उस गोलेम जनरल की तो बात ही अलग थी जिसने फुर्तीले जूते पहने हुए थे। पल भर में अनगिनत सुअर दानवों को समाप्त कर दिया। उन्होंने नताली और उसके भाई के लिए गोलाकार वस्तु के भंडारण स्थल तक का मार्ग बना दिया। डायन ने ये दृश्य देखते ही तुरंत अपना सबसे खतरनाक हथियार भेजा। डायन का आदेश पाते ही वो दीवार से कूद गया। नताली और उसके भाई का पीछा करने लगा। लोहे के गोलेम जनरल ने उसे रोक लिया। दो विशालकाय आपस में भिड़ गए। दीवार पर खड़ी डायन अभी भी युद्ध देख रही थी। स्टीव हीरे की तलवार लेकर उसके पीछे प्रकट हुआ। जोश तो था पर डायन से 2 कदम दूर ही गिर गया। डायन ने मौका पाकर अपनी छड़ी उस पर घुमा दी। एक ही वार में उसके कवच को चकनाचूर कर दिया। स्टीव उठ खड़ा हुआ। जल्दी से अपने साथ लाए सभी छुपे हथियार डायन पर फेंक दिए। हेनरी ने गोले की स्थिति पहले ही देख ली थी। लोहे के गोलेमैन जनरल का सहनशक्ति खत्म होने वाली थी। उनके पास समय बहुत कम बचा था। नताली ने अपने भाई को जल्दी करने को कहा। हेनरी ने एंडरपल निकालकर डिस्पेंसर में डाल दिया। गोले वाले ऊंचे मंच की ओर निशाना लगाया। एंडरपल सफलतापूर्वक मंच पर जा गिरा। इसी समय नताली की जान को खतरा था। इसके बाद हेनरी यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। पिगलिन ने हथौड़ा सिर के ऊपर उठाकर गिराने ही वाला था। पीछे से सीटी की आवाज आई। ये डॉन और डेनिस थे। डॉन ने पिगलिन को चिल्लाकर कहा कि उसके लिए कुछ है। इसके बाद डेनिस के नेतृत्व में भेड़ियों का झुंड
इस विशालकाय प्राणी पर टूट पड़ा। ऊंचे टावर पर हेनरी ने कुछ सीढ़ियां बना ली। वो सीढ़ियों पर चढ़कर गोले तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम रह जाता है। पिगलिन ने हेनरी पर एक आग का गोला दागा। हेनरी को मार गिराया गया और वो ऊंचे टावर से नीचे गिरने लगा। पिगलिन ने गिरते हुए हेनरी पर फिर से एक आग का गोला दागा। इस आपातकालीन समय में कबाड़ी वाला प्रकट हुआ। उसने अपने उड़न यंत्र से गिरते हुए हेनरी को पकड़ लिया। अन्य साथी बहुत उत्साहित हो गए। हेनरी ने कबाड़ी वाला से कहा, देखो, वो जिंदा है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कबाड़ी वाला ने उड़न यंत्र को नियंत्रित करके फिर से टावर की ओर उड़ान भरी। उसने हेनरी को ऊपरी उपकरण पर भाला चलाने को कहा। हेनरी ने ऐसा करने के बाद अचानक उपकरण से आग के गोले निकलकर टावर पर दागे गए। आग के गोले टावर से टकराए और भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा ऊंचा टावर ढह गया। गोलाकार वस्तु भी नीचे गिर गई। सूर्य को ढकने वाली ऊर्जा समाप्त हो गई। धूप पूरी दुनिया में फैल गई। वर्गाकार मुख वाले सुअर दानवों की सेना जकड़कर जलने लगी। नताली और डॉन ने उत्साहित होकर एक दूसरे को गले लगाया। दीवार पर लड़ रही डायन ने ये सब देखा। उसने दर्द भरी चीख निकाली। गोलाकार वस्तु जमीन पर लुढ़कती रही और विशालकाय ने उसे उठा लिया। तभी लोहे के गोले वाला जनरल आगे बढ़ा और एक मुक्के से उसे उड़ा दिया। फिर उसने फ्लाइंग शू डिवाइस चालू करके विशालकाय के ऊपर उड़ान भरी। उसने बुद्ध का दिव्य हाथ मारकर उसे नीचे गिरा दिया। इस बार वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। कबाड़ी वाले ने फ्लाइंग मशीन को नियंत्रित करके लैंड किया। सभी ने खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाया। गोलाकार वस्तु हवा में उड़ती हुई नताली के हाथों में स्थिर होकर आ गिरी। स्टीव और डायन का युद्ध भी अंतिम चरण में था। उसने हीरे की तलवार से घुटनों पर बैठी डायन की ओर इशारा किया। तुम हार गई हो, डायन। मुख्य संसार अभी बचा हुआ है। स्टीव ने पीठ फेर कर जाने लगा। डायन ने उसे रोका। स्टीव ने उसकी निर्बल अवस्था देखकर वापस लौटा, किंतु डायन ने अचानक छुरा निकालकर उस पर वार किया, परंतु स्टीव ने सहजता से उसे रोक दिया। हार न मानने वाली डायन ने फिर स्टीव को रोका। पता चला कि उसके पास एक और छुरा छिपा था, किंतु वो वास्तव में अत्यंत निर्बल हो चुकी थी। स्टीव तक पहुंचना तो दूर की बात थी। कई लोगों ने पोर्टल के सामने विदाई ली। स्टीव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हेनरी ने कहा, बाहरी दुनिया में बंधन अधिक हैं, लेकिन मैं अपने सपनों पर डटा रहूंगा। डेनिस ने डॉन के साथ वास्तविक संसार लौटने का निर्णय लिया। स्टीव ने समर्थन और समझ दिखाई। उसने डेनिस के लिए एक विदाई गीत भी गाया। गीत इतना सुंदर था कि मैं उसका अनुवाद नहीं करूंगा। अंत में स्टीव ने कबाड़ी वाले की प्रशंसा की। तुम एक सच्चे बलशाली योद्धा हो। कबाड़ी वाले ने स्टीव की दाढ़ी सहलाई और उसे अपने सपने पूरे करने का हौसला दिया। नताली ने पूछा, क्या तुम असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते? उसने कहा, मेरे पास यहाँ बनाने के लिए बहुत कुछ है। नताली ने पूछा, क्या तुम कुछ जादू ले जाकर असली दुनिया को नहीं बदल सकते? ये कहकर वे समय द्वार से होते हुए वास्तविक दुनिया लौट आए। स्टीव ने नताली के अंतिम शब्दों पर विचार किया और फिर समय द्वार की ओर दौड़ पड़ा। हेनरी और नताली की मदद से कबाड़ी वाला ने एक लोकप्रिय गेम बनाया। तभी से उसका गेमिंग रूम शहर का सबसे मशहूर स्थान बन गया। स्टीव और कबाड़ी वाला हर शुक्रवार को प्रदर्शन करते हैं। डॉन ने भी रियल एस्टेट की नौकरी छोड़ दी। अब वो डेनिस के साथ विभिन्न पार्टियां आयोजित कर जीविका चलाती है। नताली ने एक मार्शल आर्ट स्टूडियो खोला, जबकि हेनरी ने आखिरकार जेटपैक को सही तरीके से चलाने में सफलता पाई। सभी ने मुख्य दुनिया में रचनात्मकता के माध्यम से सब कुछ बदलने की प्रेरणा पाई। वास्तविक जीवन में भी सृजनात्मकता का उपयोग कर अपने जीवन को परिवर्तित किया।